हम अपनी ज़िंदगियों में बहुत से फैसले बिना सोचे समझे जज्बात में आकर कर लेते हैं। हम नतीजे से बेखबर होते हैं या नतीजा जानना ही नहीं चाहते। नफ़रत और मोहब्बत में अगर देखा जाए तो ज़्यादा ताकतवर जज्बा नफ़रत का है। मोहब्बत तो कुर्बानी मांगती है, झुक जाती है, कुर्बानी दे देती है, पीछे हट जाती है, अपने कशकोल में मौजूद सारे सिक्के वार देते हैं क्योंकि मोहब्बत देना जानती है। जबकि नफ़रत नफ़रत हसद से जन्म लेती है, हसद रश्क से। और रश्क बुरा नहीं, हरगिज़ नहीं, लेकिन वो रश्क जिसमें हसरत शामिल होने लगे, वो रश्क जिसमें जलन शामिल होने लगे, वो हसद बन जाता है। शायद यही नफ़रत का फ़ॉर्मूला है। मैंने इस हसद से मजबूर होकर एक चिंगारी फेंकी थी जो दूसरों का दामन ही नहीं, उनकी रूह तक जला चुकी थी। क्या किसी इंसान को जान से मारना ही कत्ल है? क्या उसके जज्बात मार देना उसका कत्ल नहीं है? कहते हैं कि हर खुदकुशी करने वाला कोई ना कोई कातिल रखता है। क्या ये झूठ है? क्या आप इस कहानी से ये अखज़ नहीं कर सकते कि इस खुदकुशी की कातिल मैं हूँ? उस रात हम सब ने प्राइवेट अस्पताल में गुजारी। सब रो रहे थे, सब दुआएं कर रहे थे। सिर्फ वहाँ मैं थी जिसकी आंखें खुश्क थीं, जैसे बंजर हो, उन पर काई जमी हो। काई ही तो थी, पछतावे की। मेरी नफ़रत और हसद का बुत पाश पाश हो चुका था, ज़मीं बोस हो चुका था। उसके टुकड़ों में मुझे अपना आप नज़र आ रहा था, निहायत गंदा, निहायत बदसूरत, निहायत भयानक। मुझे खुद से ही घिन आ रही थी, बेहद, जैसे मैं गंदगी का ढेर हूँ। अदन बेटा बैठ जाओ, दुआ करो सब ठीक हो जाएगा। मैं एक पल के लिए भी नहीं बैठी थी, मैं वहाँ साकित खड़ी थी। बाबा ने मेरे सर पर हाथ फेर कर कहा। मैंने आंखें शिद्दत से बंद की। मैं उन सब की नफ़रत के काबिल भी नहीं थी अब। आ जाओ, उन्होंने मुझे खुद से लगा कर कहा। मेरा दिल चाहा फूट फूट कर रो दूं, मगर आंखें आंसुओं से खाली थी। मुझे अंदाज़ा न था कि ये इतना कमज़ोर है। दादाजी के हाथ लरज़ रहे थे। उसने कैसे सोच लिया बूढ़ा बाप उसकी जवान मैयत उठाने का हौसला रखता है। मेरा दिल दादा के दुख से फटने लगा था। सब अच्छा होगा अब्बा जी, आप दुआ करें। दादाजी ने लाल होती आंखों से बाबा को देखा। मेरा सर शर्म से झुक गया। मेरा अंग अंग दुआ गो है। या खुदा, मेरे खून का भी ज़रा ज़रा दुआ मांग रहा है। मैं उसे खोने की हिम्मत नहीं कर पाऊंगा। जाओ कुछ करो। दादाजी ने बाबा के आगे हाथ जोड़े। बाबा ने उनको थाम कर चूमा। बीजान फूट फूट कर रोने लगी। हैदर अली खान की फैमिली आप हैं? डॉक्टर ने आकर पूछा। जी। बाबा आगे बढ़े। सब ठीक है ना? जी अल्लाह का शुक्र है, आप बर वक्त उन्हें ले आए। स्टमक वॉश कर दिया है हमने, उम्मीद है जल्द होश में आ जाएंगे। उनकी कलाई का ज़ख्म भी गहरा है। ऐसा क्या हुआ था? क्यों किया इन्होंने ऐसा? डॉक्टर ने पूछा। बस निकाह हुआ था इसका, थोड़ा प्रॉब्लम चल रहा है बस वो। बाबा ठहर ठहर कर बोल रहे थे। डॉक्टर समझ गए। परेशानी की बात तो नहीं है क्या? दादाजी ने इस्तफसार किया। देखें, इनका होश में आना ज़रूरी है, बेहद ज़रूरी। बाकी नाउम्मीदी कुफ्र है। वो दादाजी का कंधा थपथपा कर चले गए। उस रात कोई भी घर वापस नहीं आया था। रात के 3 बजे मैंने डॉक्टर से इजाज़त ली। मुझे चचा से मिलना था, उनसे माफ़ी मांगनी थी, उनको नींद से बेदार करके बताना था कि सब आपसे बेइंतहा मोहब्बत करते हैं। जब डॉक्टर ने इजाज़त दे दी तो मैं अंदर आ गई। चचा की आंखें बंद थी। 5 फुट 11 इंच का दिलकश नौजवान शख्स, मोहब्बत में चोट खाया हुआ ज़ख्मी, जिसे ज़ख्म देने वाली मैं थी, उसकी दोस्त। शाम से अब तक पहली बार मेरी आंखें बरसी थीं। पहली बार मेरे हलक में आंसुओं का फंदा बन कर गया था, अटक गया था वो फंदा। चचा, मेरी आवाज़ मुझे भी सुनाई नहीं दे रही थी। मैंने उनका हाथ छुआ। उनकी कलाई पर पट्टी बंधी थी। उन्होंने नींद की बहुत सारी गोलियां खाई थी और ब्लेड से कलाई भी काटी थी। मैंने उस पट्टी को उंगलियों से छुआ। ये ज़ख्म मैंने दिया है आपको। आंसू मेरा चेहरा भिगो रहे थे। मैं उसे वापस ले आऊँगी चचा, आपकी ज़िंदगी में वो आ जाएगी। बस आप आंखें खोलें, मैं आपकी ज़िंदगी से दूर चली जाऊँगी, बहुत दूर। फिर उसको आपसे कोई नहीं छीन पाएगा। प्लीज़ चचा वापस आ जाएं। मैं खुद को माफ़ नहीं कर पाऊँगी। मेरी दुनिया और आखिरत दोनों तबाह हो जाएंगी। एक बार लौट आएं, बस एक बार। मुझे मारें, नफ़रत करें मुझसे, मुझे सज़ा दें, लेकिन यूं छोड़कर नहीं जाना प्लीज़। उनका जिस्म बिल्कुल ढीला पड़ा था, बेहिसो हरकत। उनकी आंखों के गिर्द हल्के स्याह हो चुके थे, जैसे कोई बरसों का बीमार शख्स हो। क्या इतनी मोहब्बत थी आपको उससे?
इतना चाहा था उसे। मैं धीरे धीरे उनके बालों में उंगलियां फेर रही थी। चचा जान, मुझे देखें ना, मैं आपकी गुनहगार हूँ। देखें, जो चीज़ मुझे किसी ने नहीं सिखाई वो मैं कैसे सीख गई। ये हसद कहाँ से आया मुझ में? ये मेरी तरबियत तो ना थी। क्या ये मेरी फितरत है? मैं आप जैसी नहीं हूँ। मैं क्यों नहीं हूँ आप सब जैसी? मेरा अंदर इतना स्याह क्यों है? इस स्याही ने देखे मेरा क्या हाल किया। मेरा चेहरा भी स्याह कर डाला। चचा देखें ना, उठकर देखें एक बार, आपको मुझसे नफरत हो जाएगी। मुझे खुद से घिन आती है बहुत। मैं चीख चीख कर रो रही थी। मुझे अब ये भी खौफ नहीं था कि कोई सुन लेगा। मुझे परवाह ही नहीं थी, कोई सुन ले तो मेरा अंजाम क्या होगा। मैंने कभी भी अंजाम का नहीं सोचा। आप जिस तरह माहम को देखते थे ना, लगता था पूरी कायनात उन निगाहों में समो गई। दुनिया के सारे रंग नजर आते थे उन आंखों में। मुझे रश्क आता था आपकी मोहब्बत पर। जब आप उसे देखते, आपको किसी और का होश ही नहीं रहता था। धीरे धीरे आप उसकी मौजूदगी में मुझे फरामोश करने लगे। मुझे यही बात खाने लगी अंदर ही अंदर। मुझे लगा वो अहम हो गई और मैं कुछ नहीं रही। मैं अपना और उसका मकाम भूल गई थी। मैं आपकी दोस्त थी, आपकी बेटी थी, वो आपकी महबूबा बीवी। भला मैं बहुत नीचे गिर गई थी, पाताल में। मुझे खींच लें चचा, नीचे अंधेरा है, बहुत गहरा अंधेरा। उसके आगे जहन्नुम। मुझे वहाँ तक जाने से बचा लें, वापस आ जाएं। मैं अब उनके पाँव पकड़कर रो रही थी। मुझे माफ़ी चाहिए थी या सज़ा, नहीं पता, मगर मैं रो रही थी। मुझे चचा की ज़िंदगी चाहिए थी। मैं सब ठीक कर दूंगी, सब कुछ। आप वापस आ जाएं प्लीज़। मैं उनके पाँव पे झुकी थी। मेरी पुश्त पर किसी ने हाथ रखा। मेरा सांस वहीं अटक गया था। मैं सुन्न हो गई। मुझ में हिम्मत ही नहीं थी कि पलट कर देखती। बाहर आ जाओ। पीछे मम्मा थी। मुझे कुछ तसल्ली हुई। मुझे वहम था वो सब सुन चुकी हैं, लेकिन शुक्र उन्होंने कुछ नहीं सुना था। मैं उनके साथ बाहर चली गई थी। बख्त के तख्त से यकलख्त उतारा हुआ शख्स, तूने देखा है कभी जीत के हारा हुआ शख्स? मोहब्बत में पाने और खोने की भी मंजिलें होती हैं। पहली मंजिल ही यही होती है, महबूब के मुंह से हाँ सुनना। ये पहली मंजिल अबूर करने वाले की उम्मीदें बढ़ जाती हैं, तवक्कुआत वाबस्ता हो जाती हैं। यकीन, भरोसा, सब उसी मंजिल की कड़ियाँ हैं। जब महबूब हाँ कर दे तो समझो इम्तहान में बैठने की इजाज़त मिल गई। अब तो पर्चा हाथ आएगा। अब सवाल होंगे, जवाब होंगे। ठीक ठीक जवाब दिए तो कामयाब, वरना नाकाम। और मोहब्बत में नाकामी इंसान में जुनून भरती है, इश्क की आग भरती है। चचा को होश आ गया था। सुबह के 10 बजे सब पुरसकून हुए किसी हद तक, मगर सबके दिल में खलिश थी। एक खौफ था कि अब जाने क्या होगा। सब चचा से मिलने अंदर गए और मैंने ममा से इजाज़त ली और माहम से मिलने गई। हैरत अंगेज़ तौर पर ममा ने मुझे एक लफ्ज़ भी कहे बिना जाने का कह दिया, वरना वो कभी मुझे अकेले इतनी दूर नहीं भेजती थी। मैं हमेशा चचा या बाबा या दादाजी के साथ जाती थी। शायद ममा को चचा की तबीयत का ख्याल था। जो भी था, मुझे इजाज़त मिली थी, यही काफ़ी था। सारा रास्ता इन्हीं सोचों में गुजरा। मेरी गाड़ी माहम के घर के बाहर खड़ी थी। मैंने उसके गार्ड को बोला कि माहम को अंदर से बुला लाए। कुछ देर बाद वो आ चुकी थी मेरे सामने, ट्राउज़र शर्ट में मलबूस, थकी थकी सी, उदास। मेरा दिल चाहा कि मैं एक लम्हा ज़ाया किए बिना उसके कदमों में ढेर हो जाऊं, तब तक ना उठूं जब तक वो मान ना जाए। खैरियत? वो शायद दोस्ती की लाज में आई थी बाहर, वरना शायद वो मेरा साया भी बर्दाश्त ना करती। अदन, लगता है तुम रोती रही हो, क्या हुआ? मेरी आवाज़ कहीं अटक कर रह गई थी। मेरी आंखों से आबशार जारी थी। मुझे बोलने में सख्त दिक्कत हो रही थी। माँ, हम क्या क्या हम बैठ के बात करें? निहायत धीमा लहजा, जाने वो सुन भी पाई थी कि नहीं। अंदर आ जाओ, वो बोली और मेरा हाथ पकड़कर खींचा अपनी तरफ। नहीं, कहीं बाहर प्लीज़। मैं मुल्तजी हुई। अच्छा ठीक है, मैं चेंज करके आती हूँ। वो दोस्त थी, सचमुच दोस्त। तभी तो उसे मेरी हालत बर्दाश्त नहीं हो रही थी। कुछ देर बाद हम लोग एक पार्क में थी। चारों तरफ दरख्त, मुकम्मल खामोशी, और बेंच पर बैठे हम दोनों। मुझे बड़ा वक्त लगा उससे बात शुरू करने में। वो बिल्कुल खामोशी से मुझे देखती रही। कोयल की कूक चारों ओर सुनाई दे रही थी और कोई आवाज़ ना थी। माहम, तुम अपना केस वापस ले लो। मैंने अल्फाज तरतीब दिए, उनसे जुमला बनाया, मगर उन लफ्ज़ों में कहीं भी मुआफ़ी का जिक्र नहीं था। क्यों? चचा तुम्हारे बिना अधूरे हैं। तुम सच कहती थी, उनका वापस पलटना नामुमकिन है। उसकी नज़रें मेरा सीना चाक कर रही थी।
ऐसा नामुमकिन है। मैं तुमसे वजह नहीं पूछूंगी कि तुम ऐसा क्यों कह रही हो, लेकिन इतना ज़रूर है कि बेकदरे लोगों से जितना दूर रहा जाए उतना ही अच्छा होता है। वो अब मेरे वजूद से नज़रें हटा चुकी थी। मुझे कुछ सुकून हुआ। देखो माहम, वो सब फ्रॉड था जो किसी ने किया। मुझे पता लग चुका है। प्लीज़ बात को समझो। गलत फहमी थी चचा को। माहम ने मुझे अब गुस्से से घूरा। मुझे लगा वो पूछेगी किसने किया, मगर उसने नहीं पूछा। ऐसा नहीं कि मैं अपने किए पर पशेमान नहीं थी, मगर सबके सामने कबूल करना बहुत मुश्किल लग रहा था, बहुत मुश्किल। मैं उन आंखों में अपने लिए नफ़रत देख ही नहीं पाऊंगी जिन आंखों में मेरे लिए मोहब्बत है, ख्याल है। मैंने भी उसका जिसने भी किया उसका मुझ पर एहसान है। जानती हो कैसे? मैं बोल नहीं पाई। यह आजमाइश थी अदन। जिसने भी ऐसा किया बुरा किया, मगर मुझे मज़ीद टूटने से बचा लिया। मुझे बता दिया कि उस जहान के पुल सिरात पर जब मैं चलाई जाऊंगी तो मेरा हाथ कौन थामेगा, कौन होगा जो मुझे जज करेगा, कौन होगा जो मुंह मोड़ेगा। अदन, एक बार, सिर्फ एक बार वो मुझसे पूछ लेता कि मैंने ऐसा किया है या नहीं। खुदा की कसम, मैं अपने सामने तो सुरखरू होती। वो रो रही थी, मेरा दिल डूब रहा था इन आंसुओं में। ये सब वो डिज़र्व नहीं करती थी, बिल्कुल नहीं। उसने मुझ पर शक भी नहीं किया। काश कहता कि मुझे शक है। कोयल की कूक खत्म हो चुकी थी। काश वो शोहर होने का हक इस्तेमाल करता, सवाल करता। काश वो अपनी मोहब्बत का हक जताता। एक बार ही सही कहता कि तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकती हो। उसकी हर काश के आगे मैं खड़ी थी। उसकी हर काश की वजह भी मैं ही थी। उसने शक नहीं किया, यकीन किया है। तुम चाहती हो कि मैं उसे माफ़ कर दूं? क्या कोई उस वक्त को क्या कोई उस वक्त को मेरी याददाश्त से मिटा सकता है? उन लफ्ज़ों को मिटा सकता है जो मैंने सहे? अगर ऐसा हो सकता है तो करो ऐसा अदन। मुझे हैदर अली ख़ान की ज़िंदगी में वापस लाने की सिर्फ यही एक शर्त है। वो वक्त मिटा दो जो गुज़रा। मैंने बेबसी से उसे देखा। माहम, चचा ने अपनी जान लेने की कोशिश की है। वो अस्पताल है। पूरी रात हमने दुआएं करते गुजारी। उनको दूसरी ज़िंदगी मिली है। मैंने उनसे वादा किया था कि मैं तुम्हें वापस लाऊंगी। वो हंसी, दर्द और तंज में डूबी हंसी। मगर वो जालिम डिम्पल, चचा अब भी देखते चचा अब भी देखते उस कोसे कज़ा बिखरी रंगत वाली लड़की को तो नए सिरे से उसके इश्क में मुब्तला हो जाते। नई जिंदगी। वो लोग जो सही वक्त पर गलत फैसले लेते हैं ना, खुदकुशियाँ वही करते हैं। मैंने क्यों नहीं की? तुमने क्यों नहीं की? भाई ने क्यों नहीं की? माहम, वो हिम्मत हार कर खुदकुशी कर रहे हैं। वो तुम्हारे बिना जीने के तसव्वुर से खुदकुशी कर रहे हैं। सोचो कितनी अहम हो तुम उनके लिए। वो अपना बैग उठाकर उठ खड़ी हुई। मेरे ख्याल से मैं तुम्हें अपनी बात नहीं समझा पाई, लेकिन मेरी तरफ से इनकार है। ये बात तो समझ लोगी ना तुम? वो सख्ती से कहकर चल पड़ी। माहम रुको। मैं पीछे भागी। प्लीज़, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ, बचा लो उनको। वो बिना कुछ कहे आगे बढ़ गई। मैं वहीं घास पर घुटनों के बल बैठ गई। मेरा दिल चाहा खुद को आग लगा दूँ। मैं वादा नहीं कर पाई थी। माहम जमान, वो नाजुक नजर आने वाली लड़की, बहुत मजबूत निकली थी। मेरे आंसू, चचा की खुदकुशी, उसे कुछ नहीं पिघला सका। क्यों? शायद उसे बहुत गहरी चोट लगी थी। शायद वो जख्म मुंदमिल होने वाला था ही नहीं, या शायद वो नई चोट से डरती थी। मैं वापस आ चुकी थी। 2 घंटे का जाने का सफ़र और 2 घंटे का आने का सफ़र। मैं थक चुकी थी, या शायद थकन उस सब से थी जो हो रहा था। फिर वॉशरूम गई शावर लेने। फिर बाकी का वक्त मुझे हाथ धोते गुजरा। न जाने क्या था आजकल, मुझे खुद से बू आती, घिन आती, अपना आप गंदगी का ढेर लगता। मैं हाथ धोती रहती, कितनी कितनी देर शावर के नीचे खड़ी रहती, मुंह पर पानी के छींटे मारती, मगर जाने कैसा गंध था जो मेरे वजूद से हट नहीं रहा था, धुल नहीं रहा था। मैं बाहर आई। मम्मा वहाँ बैठी थी। जाने कब आई थी वो। इतनी देर लगा दी वॉशरूम में? जी, हाथ धो रही थी। इतनी देर? उन्होंने मुझे खोजा। हम मान गई। उन्होंने जवाब ना पाकर सवाल बदला। नहीं। मैंने अब बालों को टॉवल से आज़ाद किया। मम्मा ने खिड़की से पर्दा हटाया। बाहर हवा चल रही थी, ठंडी हवा। हाथ धोने से क्या गुनाह धुल जाते हैं? मेरे हाथ वहीं थम गए। मुझ पर बिजली गिरी। मेरा वजूद जल गया था। ये तो पहली बिजली थी, अभी तो कितनी बार जलना था। तो कल मम्मा ने सब सुन लिया था। हाँ, यकीनन। हमने तुम्हें मोहब्बत सिखाई थी अदन। ये नफ़रत कहाँ से सीख ली तुमने? वो भी अपनों से। जान देने वालों की जान लेने लगी तुम।
اپنوں کے سینوں پر تیر برسائے ہیں تم نے۔ اتنی طاقت، اتنی بہادری، اتنی کمظرفی کہاں سے لائی تم؟ یہ الفاظ نہیں، آئینہ تھے جن میں مجھے اپنا آپ نظر آ رہا تھا، بہت گندا۔ آستین کا سام کبھی نہیں دیکھا تھا؟ تو آئینے میں اپنا آپ دیکھو غور سے، وہ بھی شاید اتنا زہریلا نہ ہو جتنی تم ہو۔ مجھے لگا میں گر جاؤں گی، مگر نہیں، میں بہادر تھی۔ چچا گھر واپس آ چکے تھے، میں ان کے سامنے بہت کم جاتی، میں شرمندہ تھی، جانے کیوں گناہ کرتے ہوئے، کسی کے احساسات، جذبات، کسی کی خوشی کو رونتے ہوئے ہم نہ شرمندہ ہوتے ہیں اور نہ ہی خوف آتا ہے۔ شاید ہم جیسے لوگوں کے ہی دلوں پر مہریں لگی ہوتی ہیں، ہماری رسی دراز ہوتی ہے، لیکن شاید مجھے مہلت دی گئی تھی اپنے گناہوں کی معافی مانگنے کی، بگڑے کو سدھارنے کی۔ پھوپھو اپنے بچوں کے ساتھ آئی ہوئی تھی، ان کے 2 بیٹے تھے، زیاد میر اور عاشر میر۔ زیاد مجھ سے بڑا تھا اور عاشر چھوٹا، جو ابھی میٹرک میں تھا۔ زیاد آسٹریلیا گیا تھا، پڑھائی مکمل کر کے ابھی آیا تھا۔ سب باہر لان میں تھے، آج موسم ابر آلود تھا، بادل جو گہرے ہوتے جا رہے تھے۔ میں نے ایک بار باہر نگاہ ڈالی، مما وہاں موجود نہیں تھی۔ میں ان کو ڈھونڈتے کچن تک آئی، وہ کچن میں کام کروا رہی تھی اور میرا برتن دھو رہی تھی۔ مما مجھے اگنور کر رہی تھی۔ میں نے گلاس میں پانی ڈالا، میرا برتن دھو کر باقی کا کچن سمیٹ رہی تھی۔ پانی پیتے ہوئے میں نے سب چیزوں کا جائزہ لیا۔ مجھ میں حوصلہ نہیں تھا کسی سے شیئر کرتی، مگر مما سب جانتی تھی۔ میرے پاس ایک ہی انسان تھا جس کے آگے رو سکتی تھی، دل کا بوجھ ہلکا کر سکتی تھی۔ آپ مجھ سے پوچھتی کیوں نہیں ہیں کچھ مما؟ جب وہ ڈرائنگ روم میں گئیں تو میں پیچھے گئی۔ کیا پوچھوں؟ وہ انجان بن رہی تھی یا سچ مچ ان کو کچھ بھی جاننے کی چاہ نہیں تھی؟ میں منمنائی، وہ ہنسی، طنز میں ڈوبی ہنسی۔ میرا دل جلا کر خاک کر گئی تھی ان کی ہنسی۔ میں کچھ نہیں بول پائی۔ اف، کیسا عذاب پال لیا تھا میں نے، اپنی سانس خود پہ تنگ کر دی تھی۔ کیسی ہو کزن؟ زیاد میرے پیچھے کھڑا تھا۔ مما چلی گئی تھی، میں نے خود کو کمپوز کیا۔ میں کچھ بھی ظاہر نہیں ہونا دینا چاہتی تھی کسی پر بھی۔ ٹھیک، پڑھائی کیسی جا رہی ہے؟ بس نیکسٹ منتھ پیپرز ہیں، وہی تیاری۔ میں آگے بڑھی، میں کسی سے بھی بات کرنے کی پوزیشن میں نہیں تھی۔ عدن، تم نے نکاح میں اتنی جلدی کیوں کی؟ عجیب سوال تھا۔ کیوں؟ میں نے اسے گھورا۔ کیا میں تمہاری چوائس میں کہیں بھی نہیں تھا؟ مجھے جب تک پتہ چلا بہت دیر ہو چکی تھی۔ ٹھیک اگلے دن تمہارا نکاح تھا، میں نے مما کو کہا بھی، مگر تب کچھ نہیں ہو سکتا تھا۔ مما ماموں کے لیے مجھے قربان کرنے کو تیار تھیں۔ اف، یہ کیا کہہ رہا تھا؟ میں کوئی عشق محبت کا دعویٰ نہیں کرتا، ہاں مگر ہم اچھی زندگی گزار سکتے تھے۔ میں نے اگر کبھی بھی شادی کا سوچا تو صرف تمہارا سوچا تھا۔ پہلی بات، یہ سب بہت جلدی میں ہوا۔ میں نے اس کی آنکھوں میں جھانکا۔ دوسری بات، مجھے کبھی ایسا کوئی خیال نہیں آیا۔ میں اسے کسی بھی قسم کی غلط فہمی میں نہیں رکھنا چاہتی تھی۔ میں مزید کچھ سننا بھی نہیں چاہتی تھی تو وہاں سے ہٹ گئی۔ ایک پل کو اس نے آنکھوں کو میچ کر لمبا سانس لیا، جیسے خود بے بس ہو گیا ہو۔ بھلا میں کب محسوس کر سکتی تھی محبت جیسے کومل جذبے کو؟ میرا دل پتھر تھا، میرے جذبات کھوکھلے، اور میں کبھی اس کے بارے میں کچھ محسوس نہ کر سکی تھی جس سے نکاح ہو چکا تھا۔ تو تم تو محض ایک کزن ہو میرے، میں نے سوچا۔ میرا دل زہریلا تھا، میرے جذبات کڑوے۔ محبت تو شہد جیسی شیریں ہے، خوشبو میں بسی، دل فریب۔ میں واش روم میں گھسی، پھر سے ہاتھ دھوئے۔ مجھے ضرورت تو اپنا ذہن دھلوانے کی تھی، وہ سب مٹانے کی جو میں کر چکی تھی، مگر بے سود۔ ویسے ماموں، کوئی وصیت بھی لکھی تھی یا یوں ہی بس دنیا چھوڑنے کا سوچا تھا؟ عاشر نے سنجیدہ ماحول کو بدلنے کا سوچا۔ دیکھیں، اگر ایسے کوئی کام دوبارہ کرنا ہو نا تو پلیز اپنی تمام جائیداد میرے نام کر دیجیے گا۔ یقین کریں، میں مستحق ہوں، 1 روپیہ بھی میری ذاتی ملکیت نہیں ہے، جو بھی ہے سب کا صاحب رحم سے ترس کھا کر دیا جاتا ہے۔ حیدر نے مسکرا کر اسے دیکھا۔ اور اگر روشنی ڈالی جائے تو ان برانڈڈ کپڑوں پر یہ کہاں سے لائے جاتے ہیں؟ حیدر نے کوہنی کرسی پر ٹکا کر ہاتھ پیچھے چہرے کے نیچے رکھ کر اسے دیکھا۔ یہ سب؟ واہ ماموں واہ، کیا آپ کو مجھ پر بھی شک ہے؟ وہ بے چارگی سے بولا۔ اب یہ بھی تو ترس کھا کر دیے گئے ہیں، زیاد نے سوال داغا۔ وہ بھی آپ کے یوزڈ ہیں، کپڑے جوتے، بس یوں سمجھ لیں روٹی کپڑا اور مکان سب دیا جاتا ہے۔ عید کے عید نئے کپڑے بھی مل جاتے ہیں، ورنہ ان صاحب کی اترن آج بھی پہنتا ہوں، کبھی رو کر اور کبھی غربت کے ہاتھوں مجبور ہو کر۔ وہ معصومیت کے سارے ریکارڈ توڑ رہا تھا، اور کبھی چوری کر کے۔ زیاد نے لقمہ دیا تو سب مسکرانے لگے۔ کوئی بھی چور شوق سے چور نہیں بنتا،
अब हुकूमती अरकान को ही देख लें, है ना। हैदर ने कहा तो कह कहा बुलंद हुआ। वो किस यानी हंसी हंसा। मामू जो भी है, मुझे पैसे की ज़रूरत है, बस अब आपने मेरा ख्याल करना। ला हौल वला। अब मामू मरने से पहले ऐसा कुछ सोचेंगे तो उनकी हंसी नहीं निकलेगी। हंसी से पल भर को ही सही डिप्रेशन दूर हो जाता है। डिप्रेशन दूर होगा तो खुदकुशी का ख्याल भी तर्क कर देंगे। ऐसा प्लान सोचो जहाँ ये बंदर वाली शक्ल ना आए, वरना हंसी कन्फर्म है। ज़ियाद उसे तपा रहा था और वो तप रहा था। अल्लाह ना करे कि मेरा भाई ऐसा कुछ करे। अब चुप करो तुम दोनों। ज़ियाद ने माँ को देखा, मुस्कुरा कर आशिर को इशारा किया। आशिर ने हाथ के इशारे से हैदर को समझाया, मेरा ख्याल रखना। हैदर ने नफरी में सर हिलाया और कहा कि तुम नहीं सुधर सकते। हंसी कह कहे सब के सब खो गए थे। हम बड़े हो गए थे। मैं बालकनी में खड़ी हाथों को लोशन लगा रही थी। मुसलसल धो धोकर मेरे हाथ खुश्क हो गए थे और दर्द भी करने लगे थे। ज़ियाद आकर मेरे साथ खड़ा हो गया था। तुम्हें कब से शायरी से लगाव हो गया? मुझे याद है वो नॉवेल्स पढ़ता था मगर शायरी नहीं, जबकि मैं और चचा कभी कोई किताब नहीं छोड़ते थे। शायरी, सफ़रनामा, नॉवल, ड्रामा, अफसाना, कुछ भी। इतना नहीं, बस थोड़ा सा। मेरे हाथों पर वो निगाहें जमाए हुए था। क्या हुआ? कुछ नहीं। मेरा जवाब मुख्तसर था। लोशन ड्राई हो चुका है अदन, हाथों को छोड़ दो। मैं मुस्कुराई। मैं कभी बालों को सीधा करती, कभी कान के पीछे करती, कभी कलाई में मौजूद कंगन को छेड़ती और कभी नाखून से रीलिंग खुरचती। वो मुझे मुसलसल नोट कर रहा था। अदन, वो धीरे से बोला, कुछ हुआ है क्या? वो उलझा था। कुछ होना था। यार अजीब हो, सवाल के बदले सवाल करती हो, कंफ्यूज लग रही हो। यूं लगता है बात करूंगा तो रोने लग जाओगी। ये सब तुम तो नहीं करती थी, तुम ऐसी तो नहीं थी। मैंने उसे गुस्से से देखा। तो तुम क्या जानना चाहते हो? मेरी आवाज़ में सख्ती थी और लहजे में कड़वापन। क्या तुम ये रिश्ता खोना नहीं चाहती? वो फिक्रमंद था। उसे लगा मैं अपने निकाह को लेकर परेशान हूँ। मैं चुप थी। वो कुछ भी समझे मगर वो ना समझे जो था। जुर्म कबूल करना, गुनाह कबूल करना बहुत मुश्किल होता है, बहुत। आप रब के आगे 100 बार कर सकते हैं, मुआफ़ी मांग सकते हैं, वो मुआफ़ भी कर देता है, मगर आप लोगों के सामने कबूल नहीं कर सकते। लोग मुआफ़ नहीं करते। बस यही खौफ मेरे अंदर बाहर सब कुछ बदल रहा था। मैं 2 दिन से यहाँ हूँ। ना तुम किसी के साथ बैठती हो, ना बात करती हो, ना सबके साथ खाना खाती हो। हम सब वही हैं अदन। हम मामू को नॉर्मल करने आए हैं। हम दोस्त थे, क्या तुम भूल गई? मैं मज़ीद उसके साथ खड़ी नहीं हो सकती थी। मुझे लगता था मैं रो दूंगी, और अगर रो दी तो सब कह दूंगी, और फिर सब मुझसे नफ़रत करेंगे। यही नफ़रत मैं सहने का हौसला नहीं रखती थी। भले उसका बीज मैंने ही बोया था, मगर मुझ में ये फसल काटने की हिम्मत नहीं थी। अदन रुको, वो सख्ती से बोला, मुझे बात नहीं करनी। मैं आगे बढ़ी तो उसने मेरा हाथ मजबूती से पकड़ लिया। कोई तो बात है, प्लीज़ भरोसा करो मुझ पर। उसकी आंखों में सच्चाई थी, मेरे लिए फ़िक्र थी। अगर तुम ये रिश्ता कायम रखना चाहती हो तो मैं खुद जाकर उससे बात करूँगा, सब अच्छा होगा, वो मान जाएगा। बल्कि हम मामी को भी राज़ी करने की कोशिश करेंगे मिलकर। वो ना मानी तब भी हम सब तुम्हारा रिश्ता कायम। शट अप प्लीज़ यार, शट अप। वो हैरान हुआ। मैं चीख कर बोली थी, मुझे कोई दुख नहीं इस रिश्ते के ख़त्म होने का, ना मुझे होना चाहिए। मुझे माहम और चचा को वापस एक करना है बस। हाँ तो हम सब भी तो यही चाहते हैं ना। जो हुआ वो नहीं होना चाहिए था, गलत था बस याद। मैं वहाँ से निकल आई और वो मेरी पुश्त घूरता रह गया। सब कहाँ हैं? मैं दिन को सोई तो मगरिब टाइम उठी, मगर घर में कोई नज़र ना आया सिवाय आशिर के, जो ड्राइंग रूम में बैठा वीडियो गेम में मशगूल था। अरे आप ही, लो करवा दिया ना आउट। ऐसी फिट गेम जारी थी, यकीन करें। मगर तुम्हें तो कोई गेम आती ही नहीं थी खेलनी, तुम तो लूडो भी हार जाते हो। मैंने उसे याद दिलाने की भरपूर कोशिश की। अरे वही तो, मैं अकेला होता हूँ तो बहुत अच्छा खेलता हूँ, यकीन करें। लूडो में भी मेरा छक्का ही आता है हर बार। मैं उसके साथ बैठ गई सोफे पर। वो दोबारा गेम स्टार्ट करने चला था। मगर तुम्हें तो लूडो के रूल्स भी याद नहीं रहते थे। मैंने हार मानने से इनकार किया। ऐसा नहीं है, आप लोग हर बार रूल बदल देते हो जानबूझकर। वो नाराज़ हुआ। तुमने बताया नहीं। मैंने इस्तफसार किया। बताया तो है, चलें ये लें, खेल के दिखाता हूँ। एक तो आप लोगों का गैंग कभी भी मेरी बात का यकीन नहीं करता, प्रूफ मांगते हो। बड़े होने का नाजायज़ फ़ायदा। वो अपने माथे से बाल हटाते बोला, मैं पूछ रही हूँ कि घर वाले कहाँ गए?
वो अब के वो गेम छोड़कर मेरी तरफ मुतवज्जो हुआ। एक बाजू सोफे पर टिका कर मुझे देखने लगा। पैचअप करवाने गए हैं सब? उसने आंख का कोना दबाकर कहा। किसका पैचअप? मैंने सवालिया नज़रों से देखा। भला ब्रेकअप किसका होने वाला है? आप और मामू? तो सब बड़े वहाँ गए थे। जाने इतनी देर से क्या सोची उनको जाने इतनी देर से क्या सूझी उनको। चचा भी गए हैं? मैंने हैरत से पूछा। अरे नहीं, वो तो शॉपिंग पे गए हैं। वो पुरजोश लहजे में बोला। मुझे बचपन से तुम्हारे ज़हनी तवाज़ुन पर शक था, अब यकीन हो गया, बिगड़ा ही हुआ है। चचा शॉपिंग पर जाएंगे और वो भी इन हालात में? वो कहका मार कर हंसा। अरे आपी, मेरे मशवरे पर अमल करके गए हैं वो। मैंने कहा ढेर सारी शॉपिंग करें ध्यान बटाने के लिए और फिर सारी चीज़ें काउंटर पर छोड़ कर आ जाएं। कैसा? उसने दाद वसूलने के लिए हाथ बढ़ाया। मैंने दांत पीस कर उसे देखा। तुम्हारे ऐसे मशवरे पर चचा अमल करेंगे? नामुमकिन। वो मज़ीद हंसा। मामू पहले जैसे नहीं रहे, आशिक बन गए हैं। और आशिक तो सुकून के लिए हर एक की सुन लेता है। मेरी भी सुन ली। और वैसे भी अब मैं काफ़ी समझदार हो चुका हूँ। उसने गोया अपने बारे में मेरी राय बदलने की कोशिश की जब ही इतनी मालूमात फराहम कर रहा था। हाँ, ये मशवरा तुम्हारी समझदारी का मुंह बोलता सबूत है, मैं कहकर उठ गई। क्या? वह हैरानगी से मुझे देख रहा था। मैं बाहर आ गई। अब अंधेरा छा चुका था। फरवरी का महीना चल रहा था। शाम ठंडी मगर खुशगवार थी। मैं लॉन में ही चहलकदमी करने लगी। मुझे उन सब का बेसब्री से इंतज़ार था। मेरा रूम रूम दुआ गो था कि सब अच्छा हो जाए, माँ मान जाए। मुझे जितनी आयात याद थी सबका विर्द करने लगी। मुझे चचा की ज़िंदगी में दोबारा खुशी चाहिए थी, सुकून चाहिए था, जो मैंने छीन लिया था। रात को 9 बजे वो अब वापस आ चुके थे। उनके चेहरे उतरे हुए थे, अब परेशान। मेरा दिल डूब गया। मेरे हाथ कप कपा रहे थे। मुझे बार बार पसीना आता। मेरी पेशानी, मेरे हाथ तर हो जाते। बताएं ना दादाजी क्या हुआ? मुझसे अब बर्दाश्त नहीं हो रहा था। माँ, हमने इनकार कर दिया है। जवाब ज़ियाद ने दिया। मुझे लगा मेरा दिल फट जाएगा। मेरा सांस लेना दुश्वार हो रहा था। लेकिन उन लोगों ने बोला कि तुम दोनों का रिश्ता ख़त्म नहीं करेंगे वो। मुझे कब फिक्र थी अपनी? मैं एक बार भी तो अपना नहीं सोच रही थी। ना मुझे उस शख्स से मोहब्बत थी और ना ही नफ़रत। कोई जज्बा नहीं था। मेरा दिल खाली था, वीरान, जैसे अभी चचा की ज़िंदगी हुई पड़ी थी। आप सब कोशिश करते, समझाते ना उसे। मेरी आवाज़ पाताल से आई। हम समझाते? जो लड़की इतनी अनापरस्त है कि एक मामूली से झगड़े पर तलाक तक पहुंच जाए, वो क्या समझेगी, क्या घर बसाएगी? अब बेहतर यही है कि तुम सब मिलकर हैदर को समझाओ। बीजान की बात मेरे जिस्म से रही सही जान भी निकाल रही थी। मैं उनको क्या बताती? बात मामूली झगड़े की नहीं थी, यकीन की थी, एतमाद की थी, मोहब्बत की थी। जिस मोहब्बत की बिना पर चचा ने उसका हाथ मांगा था, उसका साथ मांगा था। ये जंग अना की नहीं थी। उसके अंदर सब टूट गया था। वो अंदर से बिखर गई थी। अगर ऐसा ना होता तो वो इतना बड़ा फैसला ना लेती। वो लड़की बात सुनने को तैयार नहीं। बीजान गुस्से हो रही थी। मेरी भी तो गलती है बीजान। मैंने बिना सोचे समझे उस पर इल्ज़ाम लगाया। मैंने उससे सवाल करना भी गवारा ना किया। मुझे माफ़ी मांगनी चाहिए। चचा की आंखें ज़ब्त से लाल हो रही थी। चलो ऐसा करके भी देख लो। मानेगी नहीं वो, और अगर ना मानी तो तुम उसका नाम ना लेना दोबारा। लड़कियों की कमी नहीं है हमें, और मिल जाएंगी। बीजान सास बन के सोच रही थी। शायद यही हमारे मुआशरे का अलमिया है। औरत माँ बन के जो सोचती है, सास बनकर वैसा नहीं सोचती। बेटी के दुख नज़र आते महसूस होते हैं, बहू के नहीं। बहू, या शायद बीजान के दिल में नफ़रत मैंने डाली थी। ये खौफ डाला था कि वो चचा को लेकर चली जाएगी यहाँ से। ये सब उसी का नतीजा था। बीजान, मुझे कोशिश करने दे। 1 2 3, मान जाएगी वो। चचा ने दुहाई दी। क्या पाँव पड़ोगे उसके? वो मज़ीद तप कर बोली। क्या बुराई है बीजान? मैंने गुनाह किया है। मैं शैतान नहीं जो अकड़ जाऊं। मुझे पाँव पकड़ कर भी माफ़ी मांगनी पड़ी तो मांगूंगा। मम्मा ने मुझे देखा। मेरी नज़रें बेसाख्ता झुक गईं। ये मेरा गुनाह था जिसकी माफ़ी चचा पाँव पकड़ कर मांगना चाहते थे। ऐसा मुझे करना चाहिए था। ऐसा मुझे करना चाहिए था। बीजान खामोश हो गई थी, शायद बात समझ गई थी। मामू, अब सब ठीक हो जाएगा। ज़ियाद ने उनकी हिम्मत बंधाई। हैदर, तुम जॉब पर वापस जाओ और उसे वक्त दो, वो समझ जाएगी। जल्दबाजी मत करो। इरम फुफ्फो ने कहा तो सब ने उनकी तायीद की। चचा पिछले 20 दिन से घर थे। प्राइवेट जॉब में इतनी छुट्टियां एक साथ करना ठीक नहीं था। मेरी 1 साल की छुट्टी पड़ी है, वो प्रॉब्लम नहीं। मुझे ज़िंदगी को सेट करना है। जॉब की परवाह नहीं है मुझे, और मिल जाएगी। मैं माहम को खोने का रिस्क नहीं ले सकता।
وہ کہہ کر رکے نہیں تھے، سب پر یہ واضح ہو چکا تھا کہ وہ اب کیا چاہتے ہیں۔ احساس گناہ، احساس جرم اور پچھتاوا ایسی اندیکھی آگ ہے جس میں انسان کا رواں رواں جلتا ہے مگر خاک نہیں ہوتا۔ انسان ہر پل مرتا ہے، پھر سے جینے کے لیے وہ نئی زندگی مزید کٹھن اور جان لیوا ہو جاتی ہے، سانس بوجھل ہوتی ہے۔ ایسے ہی احساس سے میں دوچار تھی۔ رات کے آخری پہر میں وضو کر کے جائے نماز بچھا رہی تھی۔ مجھے دعا مانگنی تھی، معافی مانگنی تھی، مگر میں روئے جا رہی تھی مسلسل۔ میری سسکیاں کمرے میں گونج رہی تھیں۔ عجیب بات تھی کہ رو رو کر بھی میرے دل کا بوجھ ہلکا نہیں ہو رہا تھا، بلکہ درد اور کرب میں اضافہ ہوا جا رہا تھا۔ نفل پڑھ کر میں نے ہاتھ دعا کے لیے اٹھائے تو پھر سے آنکھیں چھلکیں۔ مجھے پاک کر دے میرے مولا، مجھے معاف کر دے۔ میرے منہ سے الفاظ ہی ٹوٹ رہے تھے۔ یہ سب مجھ سے جانے کیسے ہو گیا، جانے کیسے؟ میں دشمن بن گئی ان کی۔ مجھے چچا کی آنکھوں میں موجود ماہم کے لیے محبت، حسد میں مبتلا کر گئی۔ میں گھٹیا پن پر اتر آئی، ان کی زندگی میں زہر گھول دیا۔ مجھے ہمت دے، مجھے اپنا گناہ ان کے سامنے قبول کرنے کا حوصلہ دے، پلیز اللہ میاں، پلیز۔ میرا سر سجدے میں گرا تھا، میرا دل بھی۔ کاش میں نے وہ سب نہ کیا ہوتا۔ بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے ہماری زندگیوں میں، کاش لفظ ہمارے اوپر کائی جیسا جم جاتا ہے جس کے اندر موجود ہمارا جسم گلنے سڑنے لگتا ہے اور پھر ایک دن فنا ہو جاتا ہے۔